आज के इस गहन विश्लेषण के लिए जो स्रोत हमारे सामने है ना, वो हमें झारखंड के साल के जंगलों के बीच ले जाते हैं। बिल्कुल। एक बेहद पुराने और धूल भरे गांव की तरफ। इन पन्नों में जो वर्णन है उसमें मिट्टी की कच्ची पगडंडियों का जिक्र है। शाम ढलते ही चूल्हों से जो धुआं उठता है उसका जिक्र है। एक बहुत ही शांत तस्वीर उभरती है हाँ दिमाग में। हाँ। लेकिन देखिए, इस शांत सतह के नीचे ना एक बहुत बड़ी सामाजिक उथल-पुथल की कहानी दर्ज है। आज हमारे इस विश्लेषण का आधार साल के जंगलों के शिक्षक नामक स्रोत के कुछ बहुत ही दिलचस्प अंश हैं। जो कि अपने आप में काफी शक्तिशाली स्रोत है। बिल्कुल। और आज का हमारा जो मिशन है वो ये समझना है कि कैसे शिक्षा और एक अटूट संकल्प सदियों पुराने सामाजिक भेदभाव और गरीबी को हराने का दुनिया का सबसे बड़ा हथियार बन सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ शुरुआत में ही ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि ये स्रोत सिर्फ एक प्रेरणादायक वृत्तांत नहीं है। हाँ। अगर हम इसके भीतर छिपे हुए संदेशों को डिकोड करें ना, तो ये हाशिए पर पड़े समाज के उस लंबे और खामोश संघर्ष का दस्तावेज है जिसे अक्सर मुख्य धारा की चर्चाओं में एकदम अनदेखा कर दिया जाता है। सही कहा। और साथ ही ये उन लोगों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की एक बहुत ही ठोस रणनीति भी पेश करता है, जो बेहद सीमित संसाधनों के बीच अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, और सबसे बड़ी बात जो मैं इस स्रोत से समझ पाया हूँ वो ये है कि ग्रामीण समाज में कोई भी स्थायी बदलाव आप ऊपर से थोप नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। वो बदलाव जमीन से ही उठना चाहिए। इन स्रोतों को पढ़ते हुए जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है किसी भी विपरीत परिस्थिति में हार न मानने की जिद, जिसे हम आज के आधुनिक भाषा में ग्रोथ माइंडसेट कहते ग्रोथ हैं। माइंडसेट। हाँ, ग्रोथ माइंडसेट। सीखने की इच्छा रखने वाले किसी भी इंसान के लिए ये कहानी उसी माइंडसेट का एक जीता जागता उदाहरण है। तो सीधे स्रोत सामग्री पर आते हैं। तो यहाँ दो मुख्य किरदारों का जिक्र है। पहली है जुमरी, जो गांव के किनारे एक छोटी सी टूटी हुई झोपड़ी में अपनी माँ के साथ रहती हैं। स्रोत के अनुसार वो वीरोहर जनजाति से आती हैं। उनके पिता की सालों पहले जंगल में लकड़ी काटते समय एक हादसे में मौत हो गई थी। हाँ, और उनकी माँ दिन रात मेहनत करती हैं ताकि घर चल सके। बिल्कुल। और दूसरी तरफ एक और किरदार है अर्जुन। अर्जुन की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि जुमरी से काफी अलग दिखाई गई है स्रोत में। काफी अलग है। हाँ, वो उसी गांव के बीचों बीच रहता है, पक्के घरों वाले इलाके में, और वो करमाली जनजाति से है। उसका एक बड़ा संयुक्त परिवार है जो पारंपरिक रूप से लोहे के औजार बनाने का काम करता है। तो एक तरह से उनका गांव में एक रुतबा है। बिल्कुल। गांव के पदानुक्रम में, यानी जो एक सोशल हायरार्की होती है, उसमें करमाली समाज को एक अलग और सम्मानित स्थान मिला हुआ है। और अर्जुन की शिक्षा भी बेहतर हुई है। उसने 10वीं तक की पढ़ाई की है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि एक ही गांव में रहते हुए भी इन दोनों किरदारों की दुनिया एक दूसरे से कितनी ज्यादा कटी हुई है। और यही वो अंतर है जो आगे चलकर सबसे बड़े टकराव का कारण बनता है। स्रोत में बहुत स्पष्ट लिखा है कि गांव के लोग विरहोर जनजाति को ताने मारकर जंगलवासी कहते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही अपमानजनक शब्द के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल। इसके कुछ बहुत ही चुभने वाले उदाहरण दिए गए हैं स्रोत में, जैसे जुमरी को कुएं से पानी भरने पर टोक दिया जाता है और मंदिर के अंदर जाने से रोका जाता है। यहाँ तक कि जब वो सरकारी स्कूल की टूटी बेंचों पर बैठती है ना, तो बच्चे फुसफुसाते हुए कहते हैं, अरे देखो, विरहोर की लड़की आई है। ये बहुत तकलीफदेह है। सोचने वाली बात है कि इतने तानों के बाद भी कोई इंसान हर दिन 3 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाने की हिम्मत कैसे जुटा सकता है? देखिए, इसका जवाब उस सामाजिक बहिष्कार के मनोविज्ञान में छिपा है। हाशियाकृत समाज का ये जो संघर्ष है, ये केवल संसाधनों तक पहुंचने की लड़ाई नहीं है। तो फिर क्या है? कुएं से पानी ना भरने देना या मंदिर में प्रवेश से रोकना, ये दरअसल किसी के वजूद और उसकी गरिमा को पूरी तरह से नकारने की कोशिश होती है। एक तरह से उन्हें ये जताना कि तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। बिल्कुल। और इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत गहरा और विनाशकारी हो सकता है। लेकिन जुमरी का रवैया यहाँ बहुत अलग है। हाँ, बहुत अलग है। वो इन तानों का जवाब आक्रामकता से नहीं देती, बल्कि वो एक तरह की खामोश बगावत चुनती है। खामोश बगावत, सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। स्रोत बताता है कि उसकी माँ उसे स्कूल भेजते हुए कहती है, बेटी पढ़ लिख जाएगी तो कोई तुझे नीचा नहीं दिखा सकेगा। ये वाक्य दिखाता है कि उस माँ ने शिक्षा को एक ढाल और एक हथियार दोनों के रूप में पहचान लिया था। बिल्कुल। और ये नजरिया वाकई बहुत अलग है। रास्ते में लड़के ताने मार रहे हैं, पर जुमरी की आंखों में आंसू नहीं है। स्रोत आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना का वर्णन करता है।
स्कूल का मेला। अरे हाँ, वो स्कूल का मेला। यही वो क्षण आता है जब झुमरी मंच पर जाती है और एक बेबाक भाषण देती है। उसका एक वाक्य स्रोत में प्रमुखता से दर्ज है। शिक्षा ही हमें बराबरी दिला सकती है। शिक्षा ही हमें बराबरी दिला सकती है। बिल्कुल। और यही अर्जुन पहली बार उसे गौर से देखता है। उस दिन अर्जुन को वो सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि हिम्मत की एक जीती जागती तस्वीर लगती और है। इस एक भाषण ने उस अदृश्य सामाजिक दीवार में पहले बड़ी दरार डाल दी थी। अर्जुन का उस हिम्मत से प्रभावित होना ये दर्शाता है कि कैसे नए और प्रगतिशील विचार पुरानी और रूढ़िवादी परंपराओं को चुनौती दे सकते हैं। इसके बाद उनके बीच जो संवाद शुरू होता है वो बहुत मायने रखता है। स्रोत के मुताबिक वो गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे मिलने लगते हैं। अर्जुन उसे अपनी किताबें देता है। गणित के सवाल समझाता है। हाँ, वे दोनों एक ऐसी दुनिया के सपने साझा कर रहे थे जो उनके आसपास के माहौल से बिल्कुल अलग थी। लेकिन जैसा कि इतिहास गवाह है, कोई भी समाज अपने स्थापित नियमों को इतनी आसानी से टूटने नहीं देता। बिल्कुल। और यहाँ भी वही हुआ। गांव में ये खबर फैलते देर नहीं लगी कि एक करमाली लड़का एक विरहौर लड़की से बात कर रहा है। विरहौर के परिवार में तो भारी बवाल हो जाता है। उसके चाचा का बयान स्रोत में दर्ज है, जहां वे कहते हैं, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बात इतनी बढ़ जाती है कि बाकायदा पंचायत बुलाई जाती है। वो जो पंचायत का हिस्सा है ना, वो सच में विचलित करने वाला है। वहां जुमरे की माँ को बुलाया जाता है और सरपंच पूरी पंचायत के सामने उन्हें जलील करते हुए कहता है, तुम्हारी लड़की अपनी औकात भूल रही है। ये पढ़ के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोचिए कि उस अकेली माँ और बेटी के लिए वो पल कितना भयानक रहा होगा। भरी पंचायत में इतना बड़ा अपमान। इसे अगर हम सामाजिक विज्ञान के नजरिए से देखें तो ये पंचायत सत्ता और नियंत्रण का एक बहुत ही नग्न प्रदर्शन थी। वो मंच किसी न्याय के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि उन्हें उनकी तथाकथित निचली जगह याद दिलाने के लिए सजाया गया था। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट इसी पंचायत में आता है। बिल्कुल। जब गांव का हर इंसान उम्मीद कर रहा था कि झुमरी डरकर माफी मांग लेगी, वो इसके ठीक उलट करती है। वो पंचायत के सामने खड़ी होती है और एक सवाल दागती है, निडर होकर, अगर इंसान बराबर नहीं है तो संविधान किस लिए है? संविधान किस लिए है? जरा सोचिए, एक दूर दराज के गांव की पंचायत में एक युवा लड़की के मुंह से ये सवाल सुनना, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये सदियों से चली आ रही एक दमनकारी व्यवस्था पर एक करारी चोट थी। और इस पर अर्जुन की जो प्रतिक्रिया थी वो भी उतनी ही विद्रोही थी। वो अपने पूरे परिवार और पंचायत के खिलाफ जाकर कहता है, इज्जत इंसानियत से बड़ी नहीं होती। इन दोनों बयानों ने ये तय कर दिया कि उनका ये संबंध अब सिर्फ दो लोगों तक सीमित नहीं था। तो ये क्या बन गया था? ये पारंपरिक सामाजिक पदानुक्रम के लिए, सोशल हायरार्की के लिए एक सीधा और खुला खतरा बन चुका था। और समाज के नियमों को तोड़ने का परिणाम हमेशा कठोर होता है। हाँ, स्रोत बताता है कि उनका पूरी तरह से सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। दोनों परिवारों को भारी ताने और अपमान सहना पड़ा। लेकिन यहाँ जुमरी की माँ का किरदार फिर से एक मजबूत स्तंभ की तरह उभरता है। वो अपनी बेटी से कहती है, अगर तुम्हारा रास्ता सही है तो डरना नहीं। इस भयंकर दबाव और बहिष्कार के चलते अंततः उन्हें गांव छोड़ना पड़ता है और वे शहर की ओर निकल जाते हैं, जहां जाकर वे शादी कर लेते हैं। यहाँ से स्रोत हमें शहर के एक छोटे से किराए के कमरे में ले जाता है। अब जो लड़ाई थी वो सिर्फ गांव वालों के तानों की नहीं थी। अब लड़ाई रोजमर्रा की जिंदगी और सर्वाइवल की थी। हाँ। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन दोनों का संकल्प अब और भी बड़ा हो गया था। वे अब सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी पहचान और अपने पूरे समाज के लिए कुछ साबित करना चाहते थे। और ये जो वैचारिक स्पष्टता थी ना, यही उनके आगे के सफर का ईंधन बनी। शहर में उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी आर्थिक तंगी को अपनी मानसिक स्थिति पर हावी नहीं होने दिया। स्रोत में उस छोटे से कमरे का एक बहुत ही शक्तिशाली विवरण है। झुमरी ने उस कमरे की दीवार पर शायद कोयले से या किसी चीज से एक पंक्ति लिख दी थी, गरीबी हमारी परिस्थिति है, पहचान नहीं। गरीबी हमारी परिस्थिति है, पहचान नहीं। ये वाक्य उस ग्रोथ माइंडसेट का सबसे सटीक अर्थ समझाता है, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। इसका सीधा सा मतलब है ये मानना कि आपकी वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम नियति नहीं है। वे इस बात को पूरी तरह से समझ चुके थे कि उनकी जो वर्तमान चुनौतियां हैं वो बस एक अस्थायी पड़ाव हैं, कोई स्थायी सच्चाई नहीं। लेकिन देखिए, ये नजरिया पढ़ना या बातें करना बहुत आसान है, इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। स्रोत बताता है कि कई बार उनके पास गैस सिलेंडर भरवाने तक के पैसे नहीं होते थे। और ऐसे हालात में कोई सरकारी परीक्षा की तैयारी
कैसे कर सकता है, ये सवाल किसी को भी हैरान कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन फिर स्रोत उनकी दिनचर्या का जो खाका खींचता है, वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले इंसान के लिए एक मास्टर क्लास से कम नहीं है। अर्जुन दिन भर एक वर्कशॉप में लोहे का काम करता था। और जुमरी सुबह 4 बजे उठकर इतिहास, संविधान और सामान्य ज्ञान की किताबें पढ़ती थीं। इस तैयारी के दौरान जो सबसे अहम बात उभर कर सामने आती है वो है उनकी स्टडी पार्टनरशिप, या जिसे हम टीम वर्क कहते हैं। हाँ, ये केवल एक दूसरे का साथ देना नहीं था, बल्कि एक दूसरे की क्षमताओं का बेहद रणनीतिक इस्तेमाल था। बिल्कुल। अर्जुन की पकड़ गणित और रीजनिंग पर अच्छी थी, तो रात को काम से लौटने के बाद वो जुमरी को ये विषय पढ़ाता था। दूसरी ओर जुमरी की भाषा यानी हिंदी और सामाजिक विज्ञान पर अच्छी पकड़ थी, तो वो अर्जुन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करती थी। इसके साथ ही सीमित पैसों के बावजूद उन्होंने संसाधनों का बहुत ही स्मार्ट तरीके से प्रबंधन किया। उन्होंने ये तय कर लिया था कि पैसे की कमी को वो पढ़ाई के आड़े नहीं आने देंगे। नई और महंगी किताबें खरीदने के बजाय उन्होंने पास की एक पब्लिक लाइब्रेरी का कार्ड बनवा लिया। और जो किताबें वहां नहीं मिलती थीं, उनके लिए वो सेकेंड हैंड बाजार की खाक छानते, पुरानी किताबें खोज कर लाते। अर्जुन ने अपनी 12वीं के बाद एक ITI कोर्स में दाखिला ले लिया। और जुमरी ने भी पढ़ाई नहीं छोड़ी। उसने दूरस्थ शिक्षा यानी डिस्टेंस लर्निंग के जरिए अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई जारी रखी। उनका पूरा ध्यान झारखंड की शिक्षक भर्ती परीक्षा और राज्य सेवा की परीक्षाओं पर केंद्रित हो गया था। उन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, दिन रात एक कर दिया। लेकिन जीवन और प्रतियोगी परीक्षाओं की सच्चाई यही है कि सफलता की राह कभी सीधी रेखा में नहीं चलती। स्रोत के अनुसार जब उन्होंने अपना पहला गंभीर प्रयास किया और परीक्षा दी, तो परिणाम उनके पक्ष में नहीं रहा। दोनों के दोनों असफल हो गए। हाँ, ये तो वो पल होता है जहां अच्छे अच्छे लोगों की हिम्मत टूट जाती है। मतलब गांव से निकाल दिया गया, आर्थिक हालत खस्ता है, दिन रात की मेहनत की और फिर भी रिजल्ट में फेल। स्रोत में लिखा है कि उस दिन जुमरी ने अपनी माँ को फोन किया था। ऐसे में इंसान क्या ही बात कर पाता होगा। यहीं पर हमें इमोशनल रेजिलियंस यानी भावनात्मक लचीलेपन का असली मतलब समझ में आता है। वो जैसे? रेजिलियंस का मतलब ये नहीं है कि आपको दुख नहीं होगा या आप टूटेंगे नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि आप उस टूट से कितनी जल्दी उभर कर वापस खड़े होते हैं। तो जब जुमरी ने रोते हुए अपनी माँ को फोन किया, तो उसकी माँ ने एक बहुत ही गहरी और व्यावहारिक बात कही। बेटी गिरकर चलना सीखती है दुनिया। गिरकर चलना सीखती है दुनिया। और दूसरी तरफ अर्जुन का जो दृढ़ विश्वास था, वो भी इस विफलता से डगमगाया नहीं। अर्जुन का कहना था, हार तो आखिरी बार होती है जब कोशिश छोड़ दे। ये केवल सांत्वना देने वाले शब्द नहीं थे, बल्कि इस वास्तविकता की स्वीकारोक्ति थी कि असफलता इस पूरी प्रक्रिया का एक सामान्य हिस्सा है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, सिर्फ मोटिवेशन और अच्छे शब्दों से तो परीक्षा पास नहीं होती ना। अगली बार पास होने के लिए कुछ तो अलग किया होगा उन्होंने। हाँ, क्योंकि अगर वो उसी तरीके से पढ़ते रहते तो शायद फिर से वही परिणाम आता। यही वो जगह है जहां वे अपनी रणनीति को पूरी तरह से बदल देते हैं। और ये हिस्सा प्रतियोगी परीक्षाओं के किसी भी उम्मीदवार के लिए सबसे उपयोगी है। उन्होंने क्या बदलाव किए? उन्होंने सिर्फ अपनी मेहनत के घंटे नहीं बढ़ाए, बल्कि उन्होंने स्मार्ट स्टडी की ओर रुख किया। स्रोत उनकी नई रणनीति के कई पहलुओं को उजागर करता है। जैसे कि? सबसे पहले उन्होंने एक बेहद सख्त रोजाना टाइम टेबल बनाया ताकि एक भी घंटा बर्बाद ना हो। दूसरा, उन्होंने पिछले सालों के प्रश्न पत्रों का गहराई से विश्लेषण शुरू किया। पास पेपर सॉल्व करना। हाँ। ऐसे पहले ही अपनी कमजोरियों को पहचान लेते हैं। और सिर्फ किताबों पर निर्भर रहने के बजाय उन्होंने रोज अखबार पढ़ना शुरू किया और करंट अफेयर्स के खुद के हस्तलिखित नोट्स बनाने लगे। इस नई रणनीति में जुमरी ने एक और बहुत ही समझदारी भरा कदम उठाया, जिसका जिक्र स्रोत में है। वो कौन सा कदम था? उसने अपने आसपास रहने वाले छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा, इससे तो उन्हें दो तरफा फायदा हुआ होगा। एक तो उनकी जो चरमराती आर्थिक स्थिति थी, हाँ, उसमें थोड़ी मदद मिल गई होगी, जिससे रोजमर्रा के खर्चे निकलने लगे। और दूसरा फायदा शायद पढ़ाई से जुड़ा था। बिल्कुल। वो दूसरा फायदा दरअसल एक बहुत ही प्रसिद्ध सीखने की तकनीक है, जिसे अक्सर फेनमैन तकनीक कहा जाता है। फेनमैन तकनीक। जब आप किसी और को कोई विषय पढ़ाते हैं या समझाते हैं ना, तो आपके अपने कॉन्सेप्ट्स और बुनियादी समझ कहीं ज्यादा साफ और मजबूत हो जाती है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते जुमरी का अपना आत्मविश्वास भी बहुत बढ़ गया। और ये उनकी नई रणनीति, उनकी अटूट निरंतरता और उनके इस अद्भुत आपसी सहयोग का ही नतीजा था कि अगले साल का परिणाम पूरी तरह से अलग रहा। जब अगले साल का रिजल्ट आया, तो वो उनके उस छोटे से अंधेरे कमरे में सूरज उगने जैसा था।
सूची में जुमरी का चयन एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका के रूप में हो गया था। और अर्जुन का चयन राज्य सरकार के एक विभाग में क्लर्क के पद पर हो गया था। ये पढ़ के कोई भी इंसान उस खुशी और उस राहत को महसूस कर सकता है। उस पल अर्जुन का एक बयान स्रोत में दिया गया है जो इस पूरे संघर्ष का सबसे सटीक सार है। उसने कहा था, आज हमने सिर्फ नौकरी नहीं, अपनी इज्जत वापस पाई है। अपनी इज्जत वापस पाई है। इस एक छोटे से वाक्य में बहुत कुछ छुपा है। ये स्पष्ट करता है कि उनके लिए ये पूरी लड़ाई सिर्फ एक सुरक्षित रोजगार पाने या गरीबी से बाहर निकलने की नहीं थी। तो ये क्या थी? ये मुख्य रूप से उस व्यवस्था से अपना मानवीय हक और अपनी गरिमा वापस छीनने की लड़ाई थी, जिस व्यवस्था ने उन्हें हमेशा हाशिए पर रखा था। और इस स्रोत का जो सबसे प्रेरणादायक हिस्सा है ना, वो उसके बाद शुरू होता है, यानी सामाजिक सुधार और नेतृत्व का चरण। सही कहा। जब वे दोनों सरकारी कर्मचारी बनकर वापस अपने उसी गांव में लौटे जहां से उन्हें कभी बेइज्जत करके निकाला गया था, तो गांव का नजरिया पूरी तरह से बदला हुआ था। जो पंचायत कभी जुमरी की मां को ताने मारती थी, जलील करती थी, आज वही लोग सम्मान से सर झुकाते थे और जुमरी को मास्टरनी जी कहकर बुलाते थे। यहां तक कि जुमरी को उसी पंचायत भवन में बच्चों को शिक्षा के महत्व पर भाषण देने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाने लगा। और जुमरी ने उस मंच से जो संदेश दिया वो ये बताता है कि असली नेतृत्व क्या होता है। उसने क्या कहा था? उसने अपने भाषण में कहा, सरकारी नौकरी हमारी मंजिल नहीं थी, हमारा उद्देश्य था अपने समाज को ये दिखाना कि हम भी कर सकते हैं। ये सोच एक सच्ची लीडर की पहचान है। वे अपनी व्यक्तिगत सफलता और आराम तक सीमित रह सकते थे, शहर में एक अच्छी जिंदगी बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस सफलता का इस्तेमाल एक बड़े सामाजिक परिवर्तन के लिए करने का फैसला किया और सामुदायिक नेतृत्व की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई। और उन्होंने सिर्फ भाषणों तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि जमीन पर काम करके दिखाया। स्रोत बताता है कि अर्जुन ने गांव के युवाओं का एक समूह बनाया और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग देनी शुरू कर दी। वो अपने नोट्स और अपनी रणनीतियां उन बच्चों के साथ साझा करने लगा जो महंगे कोचिंग सेंटर नहीं जा सकते थे। वहीं जुमरी ने अपनी मां के नाम पर गांव में एक छोटी सी लाइब्रेरी खुलवा दी। और उस लाइब्रेरी का असर ये हुआ कि गांव की लड़कियों ने, चाहे वो किसी भी जाति या समुदाय की हों, स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ना बंद कर दिया। ये एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है कि कैसे व्यक्तिगत सफलता एक व्यापक सामाजिक परिवर्तन में बदल सकती है। बिल्कुल। लेकिन इस पूरे स्रोत में दर्ज जो सबसे बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव था, वो अभी आना बाकी था। स्रोत पंचायत की एक विशेष सभा का जिक्र करता है। ये सभा गांव के दलित और आदिवासी टोले के लिए एक अलग हैंडपंप लगाने के मुद्दे पर बुलाई गई थी। ये मुद्दा इस बात का सबूत था कि तमाम बदलावों के बावजूद छुआछूत और भेदभाव की जड़ें अभी भी व्यवस्था में कहीं न कहीं मौजूद थी। और तब उस सभा में जुमरी खड़ी होती है। जरा सोचिए, वही जुमरी जिससे कभी कुएं से पानी भरने पर इसी पंचायत ने रोका था और उसकी औकात याद दिलाने की कोशिश की थी। जुमरी उस भरी सभा में एक बेहद तार्किक और ऐतिहासिक सवाल पूछती है। जब पानी आसमान से एक जैसा गिरता है तो जमीन पर अलग क्यों हो जाता है? ये सवाल इतना बेबाक और इतना गहरा है कि इसके सामने कोई भी पुरानी दलील टिक ही नहीं सकती। इसने पंचायत में बैठे हर व्यक्ति की अंतरात्मा और उनकी सदियों पुरानी मान्यताओं को झकझोर कर रख दिया। स्रोत बताता है कि पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। और अर्जुन ने भी मजबूती से जुमरी का समर्थन करते हुए उस सन्नाटे को तोड़ा। उसने कहा, अगर हमें सच में विकास चाहिए तो भेदभाव खत्म करना होगा। इस एक सवाल और अर्जुन के उस समर्थन का जो परिणाम निकला, वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। पंचायत ने पहली बार सर्वसम्मति से ये ऐतिहासिक फैसला लिया कि गांव में कोई अलग बस्ती नहीं मानी जाएगी और संसाधनों पर सबको बराबर अधिकार होंगे। जिस गांव से उन्हें कभी उनके प्रेम और उनकी पहचान के कारण बहिष्कृत किया गया था, उसी गांव ने आज उनके प्रगतिशील विचारों के सामने सिर झुका लिया था। ये घटना इस बात को पूरी तरह से साबित कर देती है कि जब शोषित वर्ग शिक्षा के माध्यम से अधिकार और पद प्राप्त करता है तो वो केवल अपना आर्थिक स्तर नहीं सुधारता, बल्कि वह पूरे समाज का ढांचा बदलने की क्षमता रखता है। जुमरी और अर्जुन ने बिना किसी हथियार के, बिना किसी हिंसा के जो हासिल किया, वो वास्तव में एक मूक क्रांति थी। इन स्रोतों के आखिरी पन्नों की तरफ बढ़ते हुए कहानी एक बहुत ही भावुक मोड़ पर आती है। स्रोत बताता है कि जुमरी की मां, जो अब काफी बुजुर्ग हो चुकी थी, उनके चेहरे और उनकी आंखों में अब एक गहरा संतोष था। जिस बेटी के लिए उसने दुनिया भर के ताने सहे थे, पंचायत का अपमान सहा था, वही बेटी अब पूरे गांव और पूरे इलाके की प्रेरणा बन चुकी थी। और उनके इस लंबे सफर को एक नया और खूबसूरत अर्थ तब मिला जब जुमरी और अर्जुन के घर एक बेटी का जन्म हुआ।
उन्होंने उसका नाम रखा आशा। स्रोत में जुमरी द्वारा अपनी नवजात बेटी से कही गई एक बात दर्ज है, जो हर आने वाली पीढ़ी के लिए एक संदेश की तरह है। उसने अपनी बच्ची से कहा, तुम्हें अपने नाम की तरह रोशनी बनना है। सच में कितनी शक्तिशाली बात है। स्रोत का अंत एक बहुत ही शांत और सिनेमाई दृश्य के साथ होता है। एक शाम सूर्यास्त के समय जुमरी और अर्जुन फिर से गांव के बाहर उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। अर्जुन मुस्कुराकर जुमरी से कहता है, अगर उस दिन हम डर जाते तो आज ये दिन नहीं देखते। इस पर जुमरी बहुत ही शांति से जवाब देती है, प्रेम सिर्फ साथ जीने का नाम नहीं, साथ लड़ने का नाम है। ये एक वाक्य प्रेम और शिक्षा दोनों के असली अर्थ को बहुत ही सुंदरता से समेट लेता है। जिस बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर वे कभी छुप छुप कर किताबें पढ़ते थे, जिसकी हवा में कभी पकड़े जाने का डर होता था, आज उसकी पत्तियां उनकी जीत और उम्मीद की गवाह थीं। एक विरहोर लड़की और एक करमाली लड़के ने अपने जीवन, अपने संघर्ष और अपनी अटूट मेहनत से ये साबित कर दिया कि दुनिया में शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है और प्रेम सबसे बड़ी ताकत। इस कहानी ने और इन स्रोतों के विवरण ने वाकई सोचने पर मजबूर कर दिया है। इतनी सारी भावनाएं, इतना कठिन संघर्ष और अंत में इतनी शानदार और सार्थक जीत। इससे पहले कि हम आज का ये गहन विश्लेषण समाप्त करें, मैं जानना चाहूंगा कि क्या कोई ऐसा अंतिम विचार है जो आप सामने रखना चाहेंगे? कुछ ऐसा जो इस विश्लेषण से जुड़ा हो लेकिन हमें स्रोतों से थोड़ा आगे जाकर सोचने के लिए प्रेरित करे? एक विचार है जो इस पूरी चर्चा के दौरान मेरे दिमाग में बार बार उभर कर आता है। बताइए। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि सरकारी परीक्षा पास करना या कोई भी अच्छी नौकरी पाना सिर्फ व्यक्तिगत आर्थिक सुरक्षा पाने का एक जरिया है, खुद को सेटल करने का तरीका है। हाँ, आम धारणा तो यही है। लेकिन जुमरी और अर्जुन की ये कहानी एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। कैसा सवाल? अगर दो लोगों की पढ़ाई, कबाड़ बाजार से लाई गई कुछ पुरानी किताबें और एक परीक्षा के दिन रात की तैयारी पूरे गांव की पीढ़ियों पुरानी जाति व्यवस्था और भेदभाव को जड़ से उखाड़ सकती है, तो दुनिया भर में एक साधारण सी लगने वाली किताब के पन्नों में और कौन-कौन सी सामाजिक क्रांतियां छुपी हुई हैं जो बस किसी के पढ़ने का इंतजार कर रही हैं। वाह! ये विचार ये सोचने पर मजबूर करता है कि शिक्षा सिर्फ हमें रोजगार नहीं देती, बल्कि वो हमें हमारी अपनी जंजीरें पहचानने और उन्हें तोड़ने की असली ताकत देती है। किताबों के पन्नों में छुपी हुई क्रांतियां जो बस किसी के पढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। ये वाकई एक बहुत ही शक्तिशाली और उत्तेजक विचार है। बिल्कुल। सुनने वालों के लिए उम्मीद है इस कहानी और इस चर्चा ने कुछ नया सोचने का नजरिया दिया होगा। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ गहराई तक जाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार कुछ नए स्रोतों और एक नई पड़ताल के साथ। तब तक सवाल पूछते रहिए और पढ़ते रहिए।